हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, यस और नो? और बहुत टाइम के बाद भी क्लास भी ले रहे हैं, यस और नो? तो चलिए, मुलाकात होती रहेगी। आज हम लोग मिले हैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड हीट। तो आप लोग के सिलेबस पे ना ज़्यादा कुछ हीट के बारे में नहीं है। आप लोग क्लास 10 पे जा करके कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे और उसके बाद 11 पे जा करके ना बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे इन हीट एंड इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो चलिए जितने सी पार्ट है हमारे सिलेबस पे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास 7 और 8 में पढ़ चुके होंगे कि हीट क्या है। अगर हम पूछे हीट क्या है तो आप लोगों के जवाब एक ही होंगे, क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है अच्छा? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? अच्छा, इसका एसआई यूनिट जो होता है ये जूल होता है, यस और नो? ये जूल होता है या फिर कैपिटल जी से भी आप लोग लिख सकते हो। एंड सीजीएस यूनिट के बारे में अगर बात करें, सीजीएस यूनिट के बारे में अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा? आर्ग होता है, यस और नो? अर्ग होता है ना? तो ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, और एक चीज जो है कि जूल एंड अर्ग के बीच में रिलेशन क्या है कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ये हम लोग क्लास 7 और 8 में थोड़ा थोड़ा देख करके आए हैं। लेकिन अभी ना थोड़ा सा डीपली समझते हैं, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं कि हीट क्या है। ठीक, तो बात ये होता है बच्चों कि हीट का जो यूनिट होता है ये जूल होता है। एंड वर्क बोल करके एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसका भी यूनिट क्या होता है? जूल एंड अर्ग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हीट का जो यूनिट है ये जूल है, एसआई यूनिट जूल है एंड सीजीएस यूनिट अर्ग है। एंड वर्क बोल करके आप लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े हैं, उसका भी एसआई यूनिट जूल है एंड सीजीएस यूनिट अर्ग है। तो बात क्या है भाई? बात क्या है? दोनों फिजिकल क्वांटिटीज तो अलग अलग है। एक को हम हीट के रूप में जान रहे हैं, एक को हम वर्क के रूप में जान रहे हैं, लेकिन दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। तो कहीं ना कहीं तो लिंक है। ठीक है, तो हम समझते हैं बात को कि बात एक्चुअली है क्या। जो हमारा हीट होता है ना, हीट से हम क्या करते हैं? जैसे खाना पकाने के लिए हीट देना पड़ता है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो? एंड वर्क डन से भी हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना। कि हम लोग कुछ अगर काम करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। कुछ हम कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और यहाँ पे हीट देने के बाद जो खाना हम पकाते हैं उसको भी बेसिकली हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वर्क एंड हीट जो है ना, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी। दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी। जैसे कि मान लो यहां पे एक बॉडी है ए और यहां पे एक बॉडी है बी। ठीक है, ठीक है, तो यहां से यहां तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। आइदर तो वर्क के फॉर्म में हो सकता है, आइदर तो वर्क के फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसके फॉर्म पे हो सकता है बच्चा? हीट के फॉर्म पे हो सकता है, यस और नो? तो ये एनर्जी ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो वर्क होते हैं ये होते हैं मैकेनिकल। ये जो होते हैं ना, ये जो प्रोसेस होते हैं इसको बोलते हैं मैकेनिकल, इसको बोलते हैं मैकेनिकल। और ये क्या होता है? नॉन मैकेनिकल। ये क्या होता है? नॉन मैकेनिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होती है नॉन मैकेनिकल। तो यहाँ पे वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तब जाकर के क्या होता है? वर्क होते हैं। तो यहाँ पे फोर्स लगता है एक्चुअली। तो वर्क मतलब क्या होता है बच्चा? एफ डॉट डी एस, यस और नो? लेकिन हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाएं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर हो जाएगा। वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से लेकर के दूसरी बॉडी पे, दैट इज नथिंग बट हीट, जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, मेरी बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी
एक बॉडी से लेकर के दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ, दैट इज नथिंग बट हीट। एम आई क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो हीट का अगर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? अगर थोड़ा सा हम लोग बेसिक डेफिनेशन अगर लिखते हैं, बेसिक एकदम बेसिक सा डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या बता सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है किसकी वजह से? अगर दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसकी वजह से जो एनर्जी एक बॉडी से लेकर के दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? हीट एनर्जी बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ गया हम क्या बोलना चाहते थे? ठीक है, तो वर्क और हीट के बीच में डिफरेंस पता चल गया। यस और नो? ठीक है, अब बात क्या होती है ना, एक चीज और जान करके रखो, एक चीज और जान करके रखो कि हीट का जो यूनिट्स होते हैं वो तो जूल एंड अर्थ तुम लोगों को पता चल गया है, लेकिन बहुत ही कॉमन सा यूनिट हम लोग और यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कैलोरी। ठीक है, हीट का और एक यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा लोग? कैलोरी। ठीक है, तो ये कैलोरी क्या होता है? एक यूनिट है। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है तो देख नहीं सकते ना हम लोग कि हाँ भाई ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। हम जैसे ही दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए, एक बॉडी से लेकर के दूसरे बॉडी पे हीट ट्रांसफर हो गए, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इस चीज को स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। तो यस और नो? जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस पेन का लेंथ जो है ना ये 10 सेंटीमीटर है, ये जो पेन का लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। आपको कैसे पता चल गया? कि आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है कि भैया इतनी ही लेंथ को हम कितना बोलेंगे? 10 सेंटीमीटर बोलेंगे। वैसे ही हीट एनर्जी को भी स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी था और उसकी वजह से हम लोग ये वाला जो यूनिट है ना कैलोरी, इसको लेकर के आए। अब 1 कैलोरी मतलब क्या समझते हैं? 1 कैलोरी अगर हम बोलते हैं तो क्या समझते हैं? ठीक है, वो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को लेते हैं, अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को लेते हैं और उसका टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होता है हम भैया उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। मेरी बात समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिए हैं और उसका टेम्परेचर हम लोग कहां से कहां कर रहे हैं? 1 डिग्री टेम्परेचर उसका राइज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर उसका राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होता है उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। अब बात क्या होता है ना कि बुक में देखना क्या लिखा हुआ होता है कि हाँ ठीक है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो और उसके लिए जितना हीट एनर्जी लगता है, उसके लिए जितना हीट एनर्जी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर राइज की बात हुआ है ये तो 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री हो सकता है, ये तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको भी ना स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है कि नहीं, हम कोई भी टेम्परेचर पे नहीं बोलेंगे, हम कहां से कहां बोलेंगे? 14.5 डिग्री 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में, ये जो 1 डिग्री वाला आपको टेम्परेचर चेंज करना है ना, किसका? वाटर का, 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है ना, उसको हमने भी स्टैंडर्डाइजेशन कर दिए हैं। क्या बोले कि नहीं भैया ये जो 1 डिग्री राइज करना है ये आपको कैसे करना है? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तब जाकर के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। तो वहां पे जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तुम्हारा लगा उसी को बोलेंगे 1 कैलोरी। अब बोलोगे कि सर
अगर हम 13.5 से लेकर के 14.5 लें तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो थोड़ा सा इधर उधर होगा, पर्टिकुलरली 1 कैलोरी नहीं होगा, उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो 1 कैलोरी बेसिकली डिफाइन है वो किसके लिए डिफाइन है, 14.5 से लेकर के अगर आप 15.5 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो उसको वहां पे जो टेम्परेचर राइज हुआ है 1 डिग्री, उसके लिए जितना हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जरूरत होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 कैलोरी। क्लियर, मेरी बात समझ में आया, ये 14.5 एंड 15.5 का मतलब समझ में आ गया ना, चलो ओके चलो। अब ये जो कैलोरी एंड जूल होता है ना, हीट का जो यूनिट होते हैं वो कैलोरी भी होता है जूल भी होता है, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, आप लोगों को पता होगा 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है, लिखना भी भूल गए रे जो भी है, बहुत दिनों से क्लास नहीं लिया ना इसकी वजह से। चलो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या है, 4.18 जूल, या फिर अप्रोक्सीमेटली तुम लोग बोल सकते हो 4.2 जूल। अब भैया ये 1 कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशन कैसे आ गया, क्या हुआ कि आप लोग देखना कि मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, थोड़ा सा इस रिलेशन के बारे में बता रहे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आप लोग आगे जाकर के पढ़ोगे, ठीक है। हम ना क्या किए, यहाँ पे पानी है, ठीक है, वहां पे ना एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, वहां से एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, यस और नो कर सकते हैं कि हाँ मान लो यहाँ पे कोई आदमी को लिए जो तुमको बहुत तंग करता है और उसको हम ना इस पानी के अंदर फेंक दिए, तो आपको क्या लगता है ये पानी थोड़ा सा गर्म होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है ये पानी थोड़ा सा भी गर्म होगा कि नहीं होगा, यस और नो, जरूर होगा। तो देखो बात क्या हो रही है, ये जो आपने चीज को फेंका है इसके अंदर, ये जो चीज आपने इसके अंदर फेंका है, तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका यूनिट आप लोग क्या लिखते हो, जूल लिखते हो कि नहीं लिखते हो, अरे भाई साहब बोलो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम बोल रहे हैं तो वो किसके यूनिट पे आएगा, जूल पे आएगा। अब जैसे ही ये पत्थर गिरा, यहाँ का जो वाटर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। तो वहां पे क्या हुआ, हीट एनर्जी भी आया ना, वहां पे क्या हुआ बच्चा, हीट एनर्जी भी आया ना। हम लोग बाकी के लॉसेस को छोड़ दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, हम इस पत्थर को फेंके और यहाँ का वाटर थोड़ा सा गर्म हो गया, बाकी लॉसेस के बारे में नहीं सोच रहे, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, हला मतलब इन रियलिटी ऐसा होगा नहीं, साउंड आएगा कुछ भी आएगा, लेकिन हम मान रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ का जो एनर्जी है कौन, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यस और नो, यस और नो, उसी से ना वो हीट मिल रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसका एनर्जी देखें, ठीक है, इसके अंदर कितना एनर्जी है, mgh पता कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसका टेम्परेचर राइज देख लिए कि 1 डिग्री राइज होने, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री राइज होने के लिए जो होता है वो कैलोरी होता है, और यहां से हम लोग वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी भी देख लिया। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन तो आ ही सकता है ना, दोनों के बीच में एक रिलेशन तो आ ही सकता है। ये पूरा का पूरा चीज जो है ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, आप लोग हम थोड़ा सा फील दिला रहे हैं कि कैसे जूल और कैलोरी के बीच में वो आपस में कनेक्ट होता है। मेरी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वहां पे आप हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगा, और ये mg से पता ये लगा सकते हो कि इसके अंदर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया। तो वही रिलेशन जो होता है वो ये होता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, या फिर बोल सकते हो 4.2 जूल। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो एक बात तुम लोग यहां से समझ सकते हो कि यहां पे वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चा, हीट में कन्वर्ट हो गया। वर्क जो हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया ना। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड, ये थर्मोडायनामिक्स में आप लोग पढ़ोगे, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड भाईसा वर्षा भी होता है। यहाँ पे तो पत्थर फेंक दिए, और हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कहां पे पढ़ोगे, हीट इंजन पे पढ़ोगे। हीट इंजन पे आप लोग ये वाला चीज पढ़ोगे कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क,
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिनेरियो समझ में आया? क्लियर? ओके, व्हाटएवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट डाउन। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चा लोग आगे चलते हैं, ठीक है? मिटाओ इस चीज को। ओके, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि हीट क्या है, नहीं है, समझ में आ रहे हैं हीट वर्क क्या है? ये सब और डिटेल में पढ़ोगे जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चीज और बता देते हैं कि किलो कैलोरी KCAL जो होता है, किलो कैलोरी का मतलब कितना होता है? 1000 कैलोरी, ठीक है? और एक सवाल बहुत पूछी जाती है इन एग्जाम कि आप लोगों को पता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होता है? 0.24, इतना कैलोरी होता है। इसमें गड़बड़ी नहीं करना है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना है। 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2 जूल एंड 1 जूल मतलब होता है 0.24 कैलोरी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सवाल बहुत पूछी जाती है नेक्स्ट है। ओके, मिटाओ इसको। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना हीट के बारे में और डिटेल में आते हैं कि हीट मतलब और क्या होता है, ठीक है? अगर हम कोई भी बॉडी को हीट देते हैं, अगर हम कोई भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है उसमें, बता सकते हो? अगर हम कोई भी बॉडी को हम हीट देते हैं तो उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना। मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका क्या होता है? वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम लोग एक चीज लिखते हैं जो कि बाद में आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो क्या लिखते हैं बच्चा लोग? हीट जो होता है वो होते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। हीट मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल एनर्जी। क्लास 8 में शायद आप लोगों को इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में हम बात किए थे, थोड़ा बहुत जान ले कि हमारा जो हीट होता है, अगर मान लो कोई भी बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी बॉडी को हम हीट दे रहे हैं, तो इस बॉडी का क्या चेंज होता है ना? इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हीट मतलब जो होता है ये होता है टोटल इंटरनल एनर्जी। अब ये टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसका? हम तो इस बॉडी को चुपचाप से हीट दे रहे हैं, ना तो ये बॉडी मूव करे ना तो इसको हम लिफ्ट करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी हम बोल रहे हैं, किसका पोटेंशियल एनर्जी और किसका काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही आप कोई भी बॉडी को हीट दोगे ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है आप लोगों को पता है? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम चेंज करना चाहते हैं कोई भी बॉडी का तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यस और नो? तो ये होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? तो मॉलिक्यूल चिपक कर, मतलब वो तो आप लोगों को पता है कि कैसे होता है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि इस चीज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा फील हम बाद में दे रहे हैं, ठीक है? कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे हीट देने से बढ़ जाता है, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ता है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी किससे कैसे बढ़ता है? जितना आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। आप जैसे ही आप इसको हीट कर रहे हो तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका रैंडम मोशन होने लगता है और वो ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। मान लो इस बॉडी को आप 10 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? इसमें मॉलिक्यूल का जितना वाइब्रेशन होगा, अगर आप इसका टेम्परेचर जो है और बढ़ा देते हो, लाइक 40 डिग्री कर देते हो, अब इस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका वाइब्रेशन और बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी
और बढ़ गया। है क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये कि हीट मतलब हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो मुझे ये पता चल, मतलब ये हम बिलीव कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आप लोग समझ गए हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा डाउट्स हैं। यस और नो? तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि मान लो दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं। बॉडीज मतलब कुछ उल्टा सीधा मत समझना, बॉडीज मतलब हम मतलब समझ ही रहे हो क्या बोलना चाहते हैं। तो चलो भैया, यहाँ पे एक बॉडी है ए और यहाँ पे एक बॉडी है बी, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे वाटर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर लेते हैं और यहाँ पे स्टीम लेते हैं, ठीक है। ये वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जो स्टीम है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आप लोगों को हम क्या बताएं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या है, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या है, सेम है। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है ये सेम है। वाटर है कि स्टीम है मुझे नहीं पता भैया, हमको ये देखना है कि इसका टेम्परेचर कितना है और इसका टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जितना है, स्टीम के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या है, उतना ही है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब दोनों में ही मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। आपको क्या लगता है, आप लोग तो ये चीज पढ़े होंगे ना, लैटेंट हीट पढ़े होंगे ना, तो आपको क्या लगता है वाटर में ज्यादा एनर्जी होगा कि स्टीम पे ज्यादा एनर्जी होगा? ऑब्वियसली बात है, आप लोग बोलोगे कि स्टीम पे ज्यादा एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि सर उसमें तो लैटेंट हीट है। तो वही बात हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा और यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, दोनों सेम है। अब बचा कौन, टोटल एनर्जी मतलब क्या समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ना, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। अब बचा कौन, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, स्टीम के पास कि वाटर के पास? स्टीम के पास कि वाटर के पास? ऑब्वियसली बात है, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये ज्यादा है, ये मोर है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी लो है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी की वजह से जो हमारा हीट होता है वो दोनों के ही ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा, लेकिन अगर स्टेट चेंज कर रहा है तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। हालांकि काइनेटिक एनर्जी सेम होता है बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब थोड़ा बहुत फील आ रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, या फिर हीट को क्यों ऐसे डिफाइन करते हैं कि टोटल एनर्जी दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बात क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके चलो आगे चले। व्हाटएवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, मिटाओ। ओके चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं, सही ना? चलो ठीक है, लगभग 1 महीना तो हो ही गया होगा ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा ना टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद हम लोग होप्स एक्सपेरिमेंट पे चल जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि टेम्परेचर मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो उस बात को लिख ही लेते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ
कोल्डनेस। कोई भी बॉडी कितना ज्यादा गर्म है, कितना ज्यादा ठंडा है, वही हम एक्सप्रेस किसके टर्म पे करते हैं, टेम्परेचर के टर्म पे करते हैं। ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा हॉट है, जिसका टेम्परेचर कम है वो उतना हॉट नहीं है या फिर कोल्ड है। लेकिन ये तो बचपन का डेफिनेशन हो गया, एक डेफिनेशन और होता है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर मतलब क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब सर ये क्या बता दिया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये आप क्यों बता रहे हैं? ये फिर क्या बता रहे हैं? क्या नया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कोई भी बॉडी को हीट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा बच्चा? मॉलिक्यूल्स होगा ना, छोटा 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 मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स दिखाई देता है क्या? नहीं ना, दिखाई देता है। मेरे क्लास 5 पे ना टीचर ने एक सवाल पूछा था, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स और एटॉम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था कि मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देता है और एटॉम दिखाई देते हैं। क्लास 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना पिटाई पड़ा था, बाप रे, भूला नहीं है, जो भी है। तो बात क्या था यहाँ पे कि अगर हम कोई भी बॉडी को हीट एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, अगर हम कोई भी बॉडी को हीट एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यस और नो? बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ क्या होगा, इस जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा। अब वो उसका रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगा, यस और नो? रैंडम मोशन कुछ भी हो सकता है, ये लीनियर मोशन हो सकता है, स्पिन भी कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है जो थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि बात क्या होती है कि अगर हम इस बॉडी को हीट दें तो एक तो बात हो गया कि भैया टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा बात ये होगा कि मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। अगर रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यस और नो? तो हम क्या ये रिलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यस और नो? अगर मान लो हम इसको 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम रख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, एक रैंडम मोशन होगा। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को हम बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, अब क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ा और इधर क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया ना। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है हम लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये टेम्परेचर का आप लोग एक नया डेफिनेशन अब पढ़ चुके हैं। ओके, थोड़ा सा ना और डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहां से कहां होता है बच्चा लोग? हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, मतलब हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर में एक मॉलिक्यूल्स है। अच्छा चलो, एक रहने में मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, सिंगल रहना अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं ना, इसको कपल बना देते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पे एक इससे ठंडा, इससे कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसमें भी दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब तुम ही लोग बताओ कि किस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? किसका? ऑब्वियसली बात है इसका। इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो उसका मोशन भी ज्यादा होगा, वो बहुत रैंडमली मूव करेगा rather than this, yes or no? ये बहुत रैंडमली मूव करेगा rather than this ना। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कहीं भी डायरेक्शन पे हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत दूर दूर तक मूव कर रहे हैं, और ये क्या करेगा? छोटा छोटा मूव करेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है, वाइब्रेशन कम होगा। अब तुम लोग बताओ कि अगर हम इस दो बॉडी को कांटेक्ट पे लाते हैं, अगर हम इस दो बॉडी को कांटेक्ट पे लाते हैं तो होगा क्या? मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका और ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसका बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है और ये कम तेजी से मूव कर रहा है, लाइक दिस।
ये बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और ये कम तेजी से मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों को आपस में आप कांटेक्ट में लाओगे तो होगा क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाना चाहिए, इसका मोशन जो है ये कम हो जाएगा और इसका मोशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है कि ये अपना मोशन, ये अपना रैंडम मोशन को कम करने की कोशिश करेगा और ये क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में लाए ये बढ़ते जाएगा। लेकिन वो कब तक बढ़ेगा बच्चा, जब दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि ये बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा था, ये कम तेजी से वाइब्रेट कर रहा था। जब दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाओगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी घटना जाएगा, इसका मोशन घटना जाएगा, इसका मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है। तो ये जो होगा, ये जो इनबैलेंस हुआ है ये कब तक होगा, जब तक दोनों का एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सेम नहीं हो जाता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सेम कब होगा बच्चा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। मतलब ये जो ट्रांसफर एनर्जी हो रहा है ना, यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। कहां से मिल रहा है इसको काइनेटिक एनर्जी, यहां से मिल रहा है ना। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है दैट इज नथिंग बट हीट, दैट इज नथिंग बट हीट। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा कोई हीट ट्रांसफर तब नहीं होगा। लेकिन जब तक दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, तब तक वो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर होने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, थोड़ा सा फील आ गया कि हीट क्या होता है नहीं होता है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अच्छा अब टेम्परेचर के बारे में और थोड़ा सा चीज जान लेते हैं। क्या बच्चों वाला चीज है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है। अब ये मत पूछना सर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो हम भूल गए हैं, पिटाई खाओगे तुम लोग फिर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो, कुछ पता है, केल्विन होता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट अदर्स यूनिट होते हैं। ठीक है, चलो तो यहीं पे हम लोग मतलब जो बेसिक वाला पार्ट था वो हम खत्म करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे होप्स apparatus एंड होप के एक्सपेरिमेंट एंड एनालॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो टाटा।